बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहरमान नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। ई कॉम की वेबसाइट्स हम बनाने जा रहे हैं और क्लाइंट को बिज़नेस के हिसाब से ये वाला मॉक समझ में आया है तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये दूसरा लिंक ओपन करके दे रहा हूँ। इस पे हमने क्लाइंट को एक कंप्लीट डेवलप करके दे दिया है। हमने सेशन 1 में हेडर नहीं बनाया था, हमने डायरेक्ट इसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। उसका मेन रीज़न ये है कि हेडर के ऊपर हम जो है सबसे एंड में फोकस करेंगे। हेडर और इनर पेजेस जो है ये हमारी लास्ट वीडियो का सेशन होगा और उसमें हम देखेंगे कि इनर पेजेस हमने कैसे बनाने हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके इनर पेजेस एक नज़र दिखा देता हूँ कि क्लाइंट के बिज़नेस के हिसाब से हमने इनर पेजेस किस तरीके से बनाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि वही जो होम पेज का टेम्पलेट है हमने उसको फॉलो किया है इनर पेजेस के ऊपर। अबाउट अस पर भी हमने यही फॉलो किया है। इन्वेंट्री के अंदर हमने सेम होम पेज का कंटेंट यूज़ किया है। गैलरी के अंदर सेम हमने होम पेज का कंटेंट यूज़ किया है और उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस में हमने सेम होम पेज का कंटेंट यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंशिएट आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा वो ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यू डिटेल पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इनर पेज हमारे पास इस डिज़ाइन में अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इनर पेज अपने हिसाब से डेवलप किया है तो हम इसका इनर पेज अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि लेट सपोज़ अगर आपको कुछ डिज़ाइन इस टाइप का मिल जाता है जिसमें आपके पास कुछ कस्टम फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हर गाड़ी का एक स्पेसिफिक हॉर्स पावर होगा, उसके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कैटेगरी होगी और फिर ये डीजल इंजन है, सही है, पेट्रोल है, तो ये भी इसमें जो है ना मेंशन हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। लेट सपोज़ डिज़ाइन में मैं जाके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैनुअल और ऑटो है तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अभी हम इसको डेवलप करना सीखेंगे हमने किस तरीके से ये डायनेमिक टेम्पलेट फील्ड डेवलप की और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा पेजेस हैं हम उसे यहाँ से बंद कर देते हैं। ये हमारा यूआरएल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर स्टार्ट ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास इसमें फ़ील्ड हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल आ रहा है। मॉडल के बाद हमारे पास ये हॉर्स पावर आ रहे हैं। हॉर्स पावर के बाद हमारे पास यहाँ पर एक मैनुअल या ऑटो इंजन शो हो रहा है और उसके बाद डीजल या पेट्रोल इंजन यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। हम इन 4 फील्ड्स को कस्टमली डेवलप करेंगे और इसको कस्टमली डेवलप करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन आता है। मैं उस प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ और उस प्लगइन का नाम है ACF। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, ऐड अ न्यू प्लगइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख लेता हूँ ACF। एडवांस कस्टम फील्ड्स इस प्लगइन का नाम है और ACF को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, ACF में प्लगइन का आपने ख्याल करना है कि एक प्रो वर्जन आता है और एक लिमिटेड वर्जन आता है। ये आप देख रहे हैं ACF एक्सटेंडेड और ACF बाय WP इंजन। अभी हम इसमें देखते हैं कि हमने इन 2 प्लगइन्स में से वो कौन सा प्लगइन यूज़ किया है। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और एग्जैक्टली यही वो प्लगइन है जिसकी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन कस्टम फील्ड्स को डेवलप करने के लिए हमें इसी प्लगइन की रिक्वायर्ड है, ACF एडवांस कस्टम फील्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फील्ड का ग्रुप बना देता हूँ और इस ग्रुप का नाम मैं लिख लेता हूँ कस्टम फील्ड्स। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए। तो लेट सपोज़ ये बटन है हमारे पास, सही है, और कोई भी गाड़ी का कोई भी मॉडल हो सकता है। तो हम
यहाँ पर इसको टेक्स्ट की फील्ड मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ मॉडल, ठीक है। और फील्ड का नेम भी मैं मॉडल रख देता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं आया और फील्ड का नेम मैंने मॉडल रख दिया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसमें कोई भी नहीं रखी है अभी, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो लेट सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर किसी गाड़ी को कोई मॉडल मेंशन नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगा और वो काफ़ी इशू क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ऐड अ न्यू फील्ड। ये देख रहे हैं ऐड अ न्यू फील्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मॉडल के बाद मतलब हमने अभी इसको कवर कर लिया है और इसके बाद हमारे पास ये सेकंड फील्ड आ रही है, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ इंजन, ठीक है। और इंजन इसी तरीके से जो है इंजन का फुल नेम आ जाएगा, फील्ड नेम आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लाइंट को दिखाने के लिए 120 सीसी यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आप जो है 120 सीसी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप पे डिपेंड करेगा कि जो भी गाड़ी हो आप उसी हिसाब से यहाँ पर कस्टम फील्ड में मेंशन कर सकते हैं कि आपने उसका इंजन हॉर्स पावर क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि हमारे पास दो फील्ड्स होंगी, मैनुअल या ऑटो, सही है। तो यहाँ पर अभी टेक्स्ट की जगह मैंने सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन मैं यहाँ पर आऊँगा और क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ यहाँ पर फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है, जिसमें ईमेल है, यूआरएल है, पासवर्ड है, नंबर है, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट उठा लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको टाइटल दे देता हूँ, लेट सपोज ऑटो बैकस्लैश मैनुअल, ठीक है, बैकस्लैश ये आ गया। मैनुअल की स्पेलिंग हम यहाँ से सेट कर देते हैं, ठीक है। और फील्ड नेम पर आ जाते हैं, ऑटो मैनुअल आ गया और इसमें दो चॉइसेस हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑटो और फिर मैं यहाँ से इंटर करूँगा और लिखूँगा मैनुअल, MANUAL, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो चॉइसेस इसको प्रोवाइड कर दी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यहाँ से जाएगी, सही है ना, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ऑटो ही रखना तुमने। अगर मैनुअल आएगी तो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब उसके बाद आ गया इंजन, पेट्रोल इंजन है, डीजल है, सही है। हम अगेन यहाँ पर ऐड अ फील्ड करेंगे और ऐड अ फील्ड करने के बाद आ जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इंजन टाइप हम यहाँ पर इंजन टाइप लिख लेते हैं, सही है। और फील्ड नेम हमारे पास आ जाएगी, मल्टीपल चॉइसेस इसमें आ जाएंगे। ऑटो इंजन टाइप क्या था, पेट्रोल और वो था, सही ना, पेट्रोल। और उसके बाद हमारे पास डीजल और CNG, ठीक है। ये तीन टाइप के इंजन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू किसी भी गाड़ी के लिए वो उठाना चाहें, हम भूल जाएं देना, तो वो पेट्रोल की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चार चीज़ें हो गई। नंबर 1 आप देख रहे हैं, सही है, कि मॉडल आ गया। मॉडल के बाद ये हॉर्स पावर, इंजन की कैटेगरी ऑटो है, मैनुअल है और पेट्रोल इंजन है, जो भी है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये सब करने के बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे सेटिंग्स में और ये हमसे पूछ रहा है कि रूल आपने इसको क्या देना है। तो मैं इसको रूल दे रहा हूँ कि ये पोस्ट टाइप आपने दिखानी है और कहाँ पर दिखानी है। एक यहाँ पर हम मिस्टेक कर बैठे, हमने यहाँ पर ई-कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। तो हम आएंगे यहाँ पर प्लगइन में
और वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, वूकॉमर्स को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल वूकॉमर्स इस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये कोर्स बहुत मतलब है कि डिटेल कोर्स है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको सीखना बहुत लाजमी है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ अभी इस कोर्स में। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, मैं इसको अभी एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक्टिवेशन के बाद हमने जो ACF में फ़ील्ड्स बनाई हैं उन फ़ील्ड्स को मैं वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स पर इनेबल कर दूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, कोई भी एक ऐसा स्टेप ना हो कि आप इसमें मिस कर जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मिस कर लेते हैं जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैंने इसको एडिट पर दोबारा क्लिक किया और मैं इसका रूल सेट करता हूँ कि पोस्ट की टाइप आपने इक्वल करनी है और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जो है इसको सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करें तो ये हमारे प्रोडक्ट्स में मेंशन होंगी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें एडिटिंग कर सकूँ। एडिटिंग मुझे इसमें इमेजेस को डाउनलोड करना है और ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है इसमें। ठीक है, और आपको पता भी है कि फिग्मा का बीटा वर्जन जो डेवलपर मूड्स था, सही है, ये आप देख रहे हैं ये अभी पेड हो गया है। तो आपको थोड़ी सी जो है अपनी नॉलेज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, मतलब अंदाज़ों के हिसाब से आपने वेबसाइट डेवलप करनी है। लेट सपोज़ अंदाज़ों से मुराद मेरा ये है कि अगर ये इमेज है और इमेज और इस टाइटल के बीच में डिस्टेंस आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 पिक्सल होगा या 15 पिक्सल होगा, तो आपने उन अंदाज़ों के हिसाब से अभी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। अगर आप इसमें इस फॉन्ट के साइज़ को चेक करें तो आपने यहाँ पर भी एक अंदाज़ा ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल की सिलेक्शन के साथ एक चीज़ है कि इस पे शेड नहीं आ रहा। ठीक है, हम खैर है शेड को कस्टमली इस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम आ जाते हैं इमेज के ऊपर, हमने PNG फॉर्मेट उठा लेनी है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी इमेजेस हमने पिक कर लेनी है। हम यहाँ से देख लेंगे, बिल्कुल सेकंड इमेज हमने पिक कर ली है PNG फॉर्मेट में, हम इसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, और ये थर्ड इमेज है, थर्ड इमेज को भी हम PNG फॉर्मेट में उठा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फोर्थ इमेज है, इसको भी हम PNG फॉर्मेट में उठा लेते हैं। फिफ्थ इमेज है, हम इसको भी PNG फॉर्मेट में उठा लेते हैं। और ये सिक्स्थ इमेज है, इसको भी हम PNG फॉर्मेट में उठा लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये 6 इमेजेस आ गई हैं। अभी हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे और ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पर 6 टाइम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके 6 टाइम क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स की मतलब है कि डिफरेंट आईडीज़ ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अभी मैंने इन इमेजेस को अपलोड करके प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। सबसे पहले हमारे पास ये फोर्ड एक्सप्लोरर XLT ये एक कैटेगरी है, सही है, गाड़ी की। मैं यहाँ पर इसका टाइटल दे देता हूँ
लोरेम का टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ, लोरेम इप्सम, सही है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्स्ट है, यही हम उठा के ऐड कर सकते हैं, नो इशू, सही है। और उसके बाद इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 174,900 इसकी प्राइस है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, 174,900 डॉलर्स इसकी प्राइस हो गई है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं मॉडल क्या है इसका, 2018। हमने जो कस्टम फील्ड्स बनाई थी, तो अब मैं यहाँ पे इसका मॉडल ऐड कर रहा हूँ, सही है। और इंजन हमारे पास क्या है, इंजन 120 सीसी है, सही है। हम यहाँ पर इंजन अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दे देंगे 4000 सीसी, बड़ी गाड़ी है, सही है। सीसी में कैपिटलाइज कर देता हूँ। ऑटो है या मैनुअल है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ये मैनुअल है, ठीक है, मैं मैनुअल ऐड कर देता हूँ। पेट्रोल है, डीजल है, ऑलमोस्ट ये गाड़ियाँ सारी डीजल की होती है, तो मैं यहाँ पर डीजल ऐड कर देता हूँ। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट की इमेज है। और अगर एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो हमने उसको गैलरी में अपलोड करना है फिर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कार थी वो ये है, मैं इसकी इमेज अपलोड कर लेता हूँ। और इमेज अपलोड करने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगा। प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ भी आती हैं। कैटेगरीज़ से क्या मुराद होता है, लेट्स सपोज़ अभी ये एक फोर्ड कंपनी है, सही है। तो फोर्ड कंपनी में मल्टीपल मॉडल्स होंगे, सही है। तो हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि यार ये फोर्ड की एक कैटेगरी में इसको आपने शो करा देना है, ठीक है। तो गाड़ी की जो मॉडल है वो फोर्ड हो गया, सही है। अब इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। तो लेट सपोज़ ये फोर्ड कार के अंदर एक मॉडल है, लोरेम मॉडल, ठीक है। जैसे कि करोला के अंदर XLI, GLI, ग्रैंडी, सही है। और ये जो है ना मॉडल्स आ जाते हैं, सही है। और उसके अलावा ये डाले वगैरह भी आ जाते हैं, लैंड क्रूज़र भी आ जाती है। मल्टीपल जो है ना मॉडल्स होते हैं। तो आप एक ब्रांड को यहाँ पर पिक कर लेंगे जो कि आपकी कैटेगरी हो जाएगी, सही है। और ब्रांड के अंदर जितने भी मॉडल जाएंगे उन मॉडल्स की आप जो है ना प्रोडक्ट टैगिंग कर सकते हैं। तो लेट सपोज़ इस प्रोडक्ट टैग को यहाँ पर मेंशन करने का एक मकसद ये भी है कि अगर आप उस पर्टिकुलर कार के कुछ पार्ट्स सेल करना चाह रहे हैं तो वो आप प्रोडक्ट के टैग्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लोरेम मॉडल ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गया है और मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज़ कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट अपलोड करूँगा, मर्सिडीज़ बेंज के नाम से है ये, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी मैं यहाँ से बना सकता हूँ। लेट सपोज़ मर्सिडीज़ प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई, ठीक है। और इसका मॉडल बेंज हो जाएगा, ठीक है। मर्सिडीज़ बेंज आप फ़िलहाल आप ना ही दें तो बेहतर है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए इससे पहले मैंने मेंशन किया था। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कस्टम पेजेस भी डेवलप कर सकते हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम पेज हम प्रोडक्ट का कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी भी जो प्राइसिंग है वो सेम 174,900 है। 174,900 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद मॉडल है 2022 और ये इसको 3600 सीसी मैनुअल और डीजल इंजन इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी प्रोडक्ट इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ
प्रोडक्ट इमेज नंबर, आई थिंक ये दिस वन, ठीक है। ये हो गई हमारे पास है। तो ये BMW की गाड़ी, लेकिन जस्ट हमने क्लाइंट को एक डेमो देना था, तो इसीलिए हमने इस टाइप की डेवलपमेंट की है। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया और मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारे पास थर्ड कार आ गई, सही है। और इसका लोरेम टेक्स्ट में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद 174,600 कुछ प्राइस आगे पीछे भी कर देता हूँ। मॉडल में इसको लिख लेता हूँ 2024, और इसको मैं लिख लेता हूँ 2200 सीसी, ठीक है। इंजन मैनुअल और डीजल, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये मज़दा है, तो हम यहाँ से इसको कैटेगरी असाइन कर देंगे मज़दा की, और प्रोडक्ट की इमेज हम यहाँ से पिक कर लेंगे। प्रोडक्ट की इमेज हम मज़दा की यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद हम इसको प्रोडक्ट का टैग भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश करने के बाद क्या हुआ कि ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, तो टाइम लग रहा है, आपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर देना है। अगेन एक मॉडल आ गया, ठीक है। आपने इमेज पर नहीं जाना, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि कॉन्सेप्ट्स की वर्किंग कैसे हो रही है। अभी हमने बाहर ये जो लैंडिंग पेज है इसके ऊपर मेंशन करना है कि हमने प्रोडक्ट का ये टेम्पलेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करेंगे डेवलपमेंट के दौरान। आपको इंटरव्यूज़ में, जॉब्स में काफ़ी सारे मसले मसाइल आएंगे। तो कस्टमली प्रोडक्ट के लेआउट्स अगर आपने बनाने हैं तो आपको इन लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखना होगा। यहाँ पर मैंने प्राइस नहीं दी थी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 154,000, और मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। $154,000 मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगेन मज़दा का एक मॉडल है, और मज़दा के मॉडल का हम डमी टैक्स उठा लेते हैं। डमी टैक्स उठाने के बाद हम यहाँ पर इसकी इमेज को प्लेस कर देंगे, और इमेज की प्लेसमेंट के बाद मैं यहाँ पर मॉडल लिख लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही छोड़ देता हूँ, और अगेन इसको पब्लिश कर देता हूँ। इस वक्त मैंने इसकी कैटेगरी को सेट नहीं किया। अगर हमने इसकी कैटेगरी को सेट करना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और कैटेगरी मेंशन कर देंगे कि भाई ये मज़दा की कैटेगरी है, और मज़दा की कैटेगरी में इसको शो करा दें, ठीक है। अच्छा, मज़दा की कैटेगरी में शो कराने के बाद हमने क्या करना है कि हम आ जाएंगे, लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास हम आ जाएंगे, अगेन मर्सिडीज़ बेंज के नाम से है, और मर्सिडीज़ बेंज को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 174 ये हमने मेंशन कर दिया है। मॉडल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2022, और उसके बाद हम प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से ऐड करेंगे। लास्ट इमेज भी हम यहाँ पर इजीली ऐड कर देंगे। इमेज ऐड करने के बाद हमने प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है, और जैसे ही हम प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे
हमारे पास ये कैटेगरीज शो हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको पहले ही लोड कर लिया था कैटेगरीज बनाने से पहले। तो पेज रिफ़्रेश होने के बाद आपको कैटेगरीज शो होंगी फिर। अच्छा, ये हो गया। प्राइसिंग वगैरह देख ली, सब चीज़ें यहाँ पर ओके है। हमने 6 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं 6 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। इस मज़दा MX माइटा जो प्रोडक्ट है, इसकी हमने यहाँ पर प्राइसिंग ऐड करनी है, और प्राइसिंग में यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ $174,000। ठीक है, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ तक आपको आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैटेगरीज भी आ गई, और टैग्स आपको समझ में आ गई होगी कि टैग्स क्या होती है, कैटेगरीज क्या होती है। अच्छा, SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ऐड कर रहे हैं जो ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, या ये है कि जर्नल आइटम्स हो, तो आप उसमें ये प्रोडक्ट डाटा के सेक्शन पर आते हैं, और प्रोडक्ट डाटा के सेक्शन में रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस ऐड करते हैं। इन्वेंट्री में आप आते हैं तो स्टॉक कीपिंग यूनिट के बारे में बताते हैं कि इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी क्या है। सही है, तो वो आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। लेट्स सपोज 5000 प्रोडक्ट्स हैं, तो 5000 प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक आईडी होगी, तो आप उस आईडी के थ्रू जो है यहाँ अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर शिपिंग आ जाएगी। शिपिंग में इसका वेट कितना है, वेट के हिसाब से अगर आपने कोई शिपिंग की क्लास बनाई होगी तो उस पर भी चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आप आएंगे, तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट के कुछ टाइप्स हैं। तो वेरिएबल टाइप्स में आप इसके कलर्स वगैरह हो गए, साइजेस हो गए, वो सारे मेंशन कर सकते हैं। ग्रुप प्रोडक्ट्स में क्या होता है, लेट्स सपोज आपके प्रोडक्ट है और उसमें आपने कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, या आप एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई और प्रोडक्ट भी मैंडेटरी है, तो आप उसको ग्रुप प्रोडक्ट्स में दिखा देते हैं। आने वाले क्लासेस में आप इसकी प्रैक्टिस इजीली कर सकेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और आपको मैं अभी होम पेज पर वापस लेके जाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप करके दिया है। डेमो डिज़ाइन के URL पे हम इसकी डेवलपमेंट सीखेंगे। ये डेवलपमेंट थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन आपने इसको कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इस क्लास का मेन मकसद ही यही है कि आप प्रोडक्ट के ये है कि स्टाइल वगैरह डेवलप करना सीखें। अब हम आ जाते हैं हम अपने मेन पेज के ऊपर, और मेन पेज पर आने के बाद हम इसको एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है। ठीक है, F4 समथिंग कलर कोड है इसका। यहाँ से मैंने कलर कोड कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक नया सेक्शन पिक कर लेता हूँ। 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में आऊँगा, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से प्लेस कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं प्लेस करूँगा एक शेड आपको यहाँ पर फील होगा ब्लू ब्लू कलर का, तो वो शेड जो है यहाँ पर प्लेस हो गया है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम आ जाएंगे, लेट्स सपोज ये टाइटल है, टाइटल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ और पॉपुलर यूज्ड कार, ये टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ यूज्ड कार को मैंने पहले लिख लिया, और पॉपुलर को अपने कलर कोड के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि कैसे हम ये कलर कोड्स को यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो हमने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट किया है, और पॉपुलर के कलर को हमने यहाँ के
टेक्स्ट एडिटर से चेंज किया है। मतलब यहाँ पर मैंने यूँ सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद इस टेक्स्ट एडिटर के कलर्स में आके मैंने इसका कलर सेट किया है। ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ पर टॉगल देखेंगे, टूल बार टॉगल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कलर मेंशन हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में अगर मैंने इस कोड को शो कराना है तो स्टाइल के थ्रू ये यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरीज़ लगी हुई हैं एलिमेंटर के अंदर। यही इसकी खासियत है कि आपको किसी भी डिज़ाइन के ऊपर किसी भी मॉड्यूल के ऊपर अपनी वेबसाइट को दिखाना है, वो मोबाइल है, वो डेस्कटॉप है, वो टैबलेट है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिव इजीली कर सकते हैं। आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट करने के बाद मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट मेंशन है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद स्टाइल में आऊँगा, उसको सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद अब इस टेक्स्ट को श्रिंक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको पैडिंग दे दें, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 200 बाय 200 लेफ़्ट राइट, हमने इसकी पैडिंग सेट कर दी। एक तरीका हमारे पास ये है और दूसरा तरीका हमारे पास वो ये है कि हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं, ठीक है। कस्टम विड्थ, और अपने हिसाब से विड्थ सेट कर लेंगे। विड्थ सेट करने के बाद आपने इसको सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए आप देख रहे हैं ये विंडो है हमारे पास। बेसिकली ये विंडो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये विड्थ हमारी यहाँ पर ये टाइटल और टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। अपडेट कर लेता हूँ मैं इसको। अब हमने आना है इसकी डेवलपमेंट पे। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल भी जो है ना घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत इजी मेथड है, हम उसी को फॉलो करेंगे। 6 डॉट्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक विजेट है जिसको लूप बोलते हैं, LOOP, ठीक है। लूप ग्रिड पर आप आ गए और लूप ग्रिड पर आप आने के बाद इसको यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब ये आपको बोल रहा है कि आपको लूप ग्रिड में पोस्ट दिखाना है या प्रोडक्ट्स दिखाना है। आप आ जाएंगे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अ टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले हम क्यूरीज देख लेते हैं। क्यूरीज हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट पर सेट है, ठीक है। पेजिनेशन आपने दिखानी है, तो अगर लेट सपोज पेजिनेशन आपके पास है 5 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा है, 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो पेजिनेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ टेम्पलेट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट अ टेम्पलेट करने से पहले ये हमसे पूछेगा कि आपके पास इस प्रोडक्ट में जो है मतलब कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज़ हैं, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी स्विच हो गया है क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आ जाती है इमेज, और इमेज के बाद कुछ बटन्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इस बटन को डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे, बटन को यहाँ से पिक करेंगे और पिक करने के बाद ड्रॉप कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट हम बिल्कुल अलाइनमेंट राइट कर देते हैं। और राइट करने के बाद हम आ जाएंगे इमेज के ऊपर और हम यहाँ से आएंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज देख लेते हैं। प्रोडक्ट इमेज नहीं है, फीचर इमेज ही होगी है, ठीक है। तो फीचर इमेज को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है।
तो ये प्रोडक्ट की फ़ीचर इमेज को पकड़ लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने प्रोडक्ट की फ़ीचर इमेज को पिक कर ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और बटन आ रहा है सीरीज़ में, तो हम यहाँ से एक और बटन को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये इस बटन की पोजीशन इमेज के नीचे सेट कर देंगे, ठीक है। दोनों बटन्स की पोजीशन राइट अलाइनमेंट पर सेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टाइटल, तो हम आ जाएंगे और उठा लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। अब ये सारी है ना डायनेमिक फील्ड्स हैं, उसको पकड़ पकड़ के ये यहाँ पर ला रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट टाइटल के बाद प्रोडक्ट की एक्सेप्ट इसको बोलते हैं, पोस्ट की एक्सेप्ट फाइल को आप ले आएँ, मतलब पोस्ट की डिस्क्रिप्शन को, तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिवाइडर आ रहा है, ये देख रहे हैं लाइन आ रही है। इस लाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, डिवाइडर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और डिवाइडर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जस्ट आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आइकन लिस्ट आ जाएंगे। ये आइकन लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों आइटम्स की यहाँ पर प्लेसमेंट करें। प्लेसमेंट करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, लिख लेंगे आइकन लिस्ट, और इन आइकन लिस्ट को हमने डिवाइडर के बाद रख देना है, ठीक है। आप इसको इनलाइन सेट करेंगे और इनलाइन आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल का बटन आ जाएगा, तो हम यहाँ से आ जाएंगे बटन, ठीक है। और यहाँ से एक बटन हम ऐड कर देंगे और इसकी विड्थ हम यहाँ से जस्टिफाई कर देंगे ताकि इजीली यहाँ में शो हो। अब यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, हमने कैसे कैसे इसकी प्लेसमेंट की। अब हम इन तमाम चीज़ों को डायनामिक करेंगे और डायनामिक करने के बाद इसमें हम इसको सेव करेंगे, तो जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट की फील्ड्स होंगी वो हमारे पास उसी तरीके से शो होंगी जैसे हमने यहाँ पर पब्लिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है 2018, तो हम इसको डायनामिक करेंगे। सबसे पहले मैं इस बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और एडवांस प्रॉपर्टी में आता हूँ और इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ, इमेज टॉप पर आ गई और ये बॉटम पर आ गया। अब इसकी ऑफसेट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन और वर्टिकल ओरिएंटेशन है, तो हम सबसे पहले इसकी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन को सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन आपने देख ली कैसे हमने सेट की। अब हम आएंगे इसकी स्टाइलिंग के ऊपर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये राउंडेड है, सही है। और इसके अंदर जो डायनेमिक फील्ड आ रही है उसको भी हम सेट करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर पर हम आ जाते हैं, इसको वाइट सेट कर लेते हैं। ग्लोबल कलर कैसे सेट करते हैं मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ, ग्लोबल कलर्स को आपने देख लेना है, ठीक है। अब मैं 2018 पर मल्टीपल टाइम क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्शन इसकी हो गई और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि जो फॉन्ट का साइज़ है वो 16 है और रेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज़ 16 कर लेता हूँ और ऑक्जेनियम ये इसका फॉन्ट है, तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और 16 के बजाय मैं इसको कर लेता हूँ 14, थोड़ा सा बेहतर लगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ठीक है, लेकिन इमेज के ऊपर बटन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसकी पैडिंग को यहाँ से 0 कर लेते हैं। या इसमें एक और भी एलिमेंट आता है कि बटन का साइज़ आपने कैसे रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से आ जाते हैं
और पैडिंग बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और बटन का साइज़ हम यहाँ से एक्स्ट्रा स्मॉल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बटन थोड़ा सा बड़ा हमारे पास शो हो रहा है, तो हम यहाँ से इसकी पैडिंग को रिमूव करके कस्टम पैडिंग दे देते हैं। लेट्स सपोज 15, 20, 15, 20। अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ टॉप 10 और बॉटम 10, ठीक है। और लेफ़्ट और राइट ये हमारे पास हम कर लेते हैं 15, 15, ठीक है। अब कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। और बॉर्डर का रेडियस हम यहाँ से सेट कर लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास बॉर्डर का रेडियस है ऑलमोस्ट। अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ तो ये 5 पिक्सल ही होगा बॉर्डर का रेडियस, ठीक है। अब ये देख रहे हैं बॉर्डर का रेडियस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, कॉर्नर रेडियस 5, तो मैंने यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट कर दी। अब इसको डायनेमिक कैसे करेंगे? डायनेमिक करने के लिए हम आ जाएंगे बटन के कंटेंट पे। ये बटन है हमारा, ठीक है। और इसके कंटेंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। कंटेंट के ऊपर आने के बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा है डायनेमिक टैग्स। तो डायनेमिक टैग्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये बिल्कुल लास्ट में इसके ACF आ रहा है, ठीक है। मैंने ACF को सेलेक्ट किया। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि आपने ACF में कौन सी फील्ड दिखानी है। तो मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपने दिखाना है कि मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है। लेट्स सपोज 2022 है। डन हो गया। अब देख रहे हैं कि लेफ़्ट राइट की पैडिंग थोड़ी कम है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं, लेफ़्ट राइट की पैडिंग को बढ़ा देते हैं 20 या 25, 25, सही है। लेफ़्ट राइट की पैडिंग हमने यहाँ से सेट कर दी है। अब हमारे पास सेकंड डायनेमिक फील्ड यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि 174,900 ये सेकंड डायनेमिक फील्ड है। हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं करना, जस्ट इसको मार्जिन टॉप कर लेना है। जैसे कि हमने इसको कर लेते हैं मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, ठीक है। आई थिंक ये सेंटर हो गया। और लेफ़्ट आपने कर लेना है इसको 20 पिक्सल। लेफ़्ट पे तो ये नहीं जा रहा, हम इसको राइट कर लेते हैं -20 या 20, सही है। राइट हमने इसकी सेट कर दी है 20 पिक्सल पर। आप देख रहे हैं कि दोनों की अलाइनमेंट में बिल्कुल 19-20 का डिफरेंस है, सही है। तो हमने उसी हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। हम आ जाएंगे बटन के ऊपर, इसका कलर हम सेट कर लेते हैं रेड। और रेड सेट करने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट हमारे पास है मॉन्टसेरट सेमी बोल्ड 17 पिक्सल। और आई थिंक मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर ये 17 पिक्सल था, ठीक है। और सेमी बोल्ड 600 हो गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं बटन के जो कॉर्नर्स हैं काफ़ी शार्प हैं, तो हम इसके बटन के कॉर्नर्स को शार्प करने के लिए रेडियस का चेन तोड़ देंगे तो बिल्कुल ये शार्प हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शार्प होने के बाद हम आ जाएंगे कंटेंट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के डायनामिक टैग्स को मैंने यहाँ से क्लिक किया, ACF की फील्ड पिक की। ACF की फील्ड पिक करने के बाद सॉरी, यहाँ पर ये ACF की फील्ड नहीं आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस भी हमारे पास शो हो गई है। दो चीज़ें हो गई, सही है। अब हम आ जाते हैं तीसरी के ऊपर। तीसरी हमारे पास ये टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल है। हम इसको देख लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट क्या है, 24 पिक्सल बोल्ड। तो हम यहाँ से आ जाते हैं, प्रोडक्ट के टाइटल को 24 पिक्सल बोल्ड पर हम सेट कर लेते हैं। 700 जो है ना, आप देख रहे हैं बोल्ड फॉन्ट है, हम इस पर सेट कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये देख रहे हैं कि इमेज से थोड़ा सा लेफ़्ट के ऊपर ये
टाइटल गया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक हम इनर सेक्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो वो अपनी कस्टम विड्थ यहाँ से पकड़ लेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से आके एक इनर सेक्शन पिक कर लेता हूँ, और इनर सेक्शन पिक करने के बाद मैं इसको कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, और कॉलम की रिमूवल के बाद मैं ये कंटेंट यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि जो पिक्सल है सही है, विड्थ है सही है, लेफ़्ट राइट वो यहाँ से ये पिक कर लेगा। एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। जस्ट हमने एक कॉलम को यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट कर देना है, तो उसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट की मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। डिवाइडर आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको पिक किया, ठीक है, और प्रोडक्ट की एग्जर्ब्ट के बाद सेट कर दिया जी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम ये जो डिवाइडर है इसका गैप ख़त्म करेंगे, तो यहाँ से हम आएंगे, गैप को थोड़ा सा रिमूव करके और इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है। ग्लोबल कलर हमने सेट किया था जैसे कि आपको पता है, और टॉप एंड बॉटम ऑलरेडी इसका सेट है, तो हम यहाँ से आके इसकी मार्जिन 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। और विड्थ को थोड़ा सा अगर कम करना है, तो ताकि वो जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट आए, तो हम इसको कर लेते हैं 98 और सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ताकि जो है ना बिल्कुल टाइटल के साथ जो है इसकी विड्थ वगैरह सेट हो जाए। 97 पर हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोडक्ट के जो वो हैं कस्टम फील्ड्स हैं, इसको सेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ से ये जो इमेजेस हैं सही है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे एसवीजी फाइल में। पहली इमेज हो गई, एसवीजी सेकंड हो गई, और ये एसवीजी थर्ड हो गई, सही है। तीनों एसवीजीज़ को हमने यहाँ से पिक कर लिया, और पिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये जो आइकन है हम इसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ से अपलोड एसवीजी करेंगे, इनेबल पर आएंगे, और इनेबल पर आने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले वेक्टर नंबर 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, एसवीजी नंबर 2 यानी वेक्टर नंबर 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे एसवीजी नंबर 3, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो डायनामिक फील्ड है उसको हमने सेट करना है, तो उसको सेट ऐसे करेंगे, डायनामिक टैग पकड़ा हमने, और यहाँ से हम आ गए ACF में, सही है। ACF के ऊपर हमने क्लिक किया, और सबसे पहले जो हमारे पास वो था वो इंजन का CC था, CC पावर थी, तो हम इंजन टाइप देख लेते हैं। आई थिंक ये इंजन में आ जाएगा, हमने सेट किया था, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। 120 सीसी हो गया। अच्छा, 120 सीसी की मोटरसाइकिल होती है, बस जस्ट हमने क्लाइंट को ये शो करना था, तो उसी लिए हमने एक डमी डाटा डाला है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे डायनामिक टैग में, ACF पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ऑटो मैनुअल पर सेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आ जाएंगे अगेन ACF के ऊपर, और ACF पर आने के बाद हम यहाँ से क्लिक करके इसको
इंजन की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, आया ये पेट्रोल है, डीजल है या कौन सा इंजन है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे और आने के बाद हम यहाँ पर स्टाइल में आ जाएंगे, और स्टाइल में आने के बाद हम इस पर वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास थोड़ा सा ग्रेश शेड आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये कलर का शेड पिक कर लेते हैं। शेड पिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ पर सेट हुई हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी CSS करनी है, लेकिन CSS हम इसकी एंड में करेंगे, ताकि हमें जो है अभी इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद एंड में हम इसकी CSS करेंगे। ठीक है, फिर ये व्यू डिटेल पर आ जाते हैं, और व्यू डिटेल पर आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर इसका हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कलर चेंज करने के बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मीडियम कर देते हैं। मीडियम करने के बाद हम इसको हवर की प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर दिए हैं फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी ना। तो यहाँ पर भी हम बटन के स्टाइल में आएंगे और हवर की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया फ्लोट। ठीक है, तो बटन फ्लोट होता हुआ आएगा, और आप जो है ना इसके ऊपर डायनामिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। व्यू डिटेल्स हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और व्यू डिटेल्स पेस्ट करने के बाद हमने इसको एक लिंक प्रोवाइड करना है। तो लिंक हम यहाँ से आ जाएंगे डायनामिक टैग पर, और पोस्ट का URL हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्लाइंट आप चाह रहे हैं कि इमेज के ऊपर क्लिक करे तो वो पोस्ट URL पर जाए, और इमेज के ऊपर क्लिक करने पे थोड़ी सी एनिमेशन परफॉर्म हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टाइल में आ जाता हूँ। स्टाइल में आने के बाद मैं यहाँ से हवर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हवर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको श्रिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे भी यहाँ पर आप जाएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो श्रिंक करेगा, और डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है। लेट्स सपोज स्क्यू एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी जो है ना टॉप साइड पे रोटेट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से स्क्यू, अब आपने स्क्यू की जो वो है स्टाइलिंग है, सही है। यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है स्क्यू की स्टाइलिंग, तो हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, स्क्यू की जगह कोई और प्रॉपर्टी, वो विल स्क्यू, एक प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा है इसमें, सही है। तो सिंक भी सही है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको फ्लोट पर ही सेट कर दें। ठीक है, फ्लोट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इमेज पर क्लिक करें तो वो हमारे URL पे चला जाए, प्रोडक्ट की URL पे। तो यहाँ पर आप आएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और कस्टम URL पर क्लिक करेंगे, डायनामिक टैग को सेलेक्ट करेंगे और इसको पोस्ट URL पर सेट कर देंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। टाइटल है, टाइटल के ऊपर वो क्लिक करे, तो क्लिक करने के बाद वो पोस्ट के URL पर जाए, तो हम डायनामिक टैग पर आएंगे और इसको पोस्ट URL पर सेट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में ये चीज़ रह गई है, इसको हम अभी सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो आइकन का साइज़ है, आइकन का साइज़ थोड़ा कम है, मैं इसको कर लेता हूँ 18 पिक्सल, 20 पिक्सल, 22 पिक्सल,
बहुत ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल पर ही इसको सेट कर देता हूँ। और टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ से पकड़ लेते हैं 14 पिक्सल, 18 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो गया, 16 पिक्सल, 15 पिक्सल। और आइकन का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 18 पिक्सल पर हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, 16 पिक्सल ही सही है, ज़्यादा है ना वो बैड नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा, अप्लाई ऑन लिंक्स इनलाइन सही है। और स्टाइल हमने स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये स्पेस आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमने इसके ऊपर थोड़ी CSS की स्टाइलिंग करनी है। ठीक हो गया जी। हमने टाइटल के ऊपर भी लिंक लगा दिया डायनामिक, और उसके अलावा बटन के ऊपर भी हमने डायनामिक लिंक लगा दिया कि जो पोस्ट का URL है आपने वहाँ पर इसको मेंशन कर देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी, लेट सपोज मैं आ जाता हूँ ये इनर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, इनर सेक्शन पर आने के बाद इन सबको मैं इनर सेक्शन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद ठीक है, ऐड हो गया ये। अब हमने क्या करना है, इस इनर सेक्शन का कॉलम है, कॉलम भी आप पकड़ सकते हैं, या इसकी विड्थ है, हम इसको कर लेते हैं 95%। परसेंटेज में नहीं हो रहा, 90, 95, 400 पिक्सल। अच्छा, ये पिक्सल पर सेट है। ठीक है, तो 400 पिक्सल आई थिंक अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट ये 400 पिक्सल पर ही सेट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम आ जाएंगे इस कॉलम के ऊपर, क्लिक करेंगे और कॉलम के मार्जिन्स को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अभी हम देखेंगे कि इस कॉलम का बैकग्राउंड हमारे पास वाइट है और राउंडेड बॉर्डर है। ठीक है, तो हम सेक्शन पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम उधर नहीं करेंगे। हम आएंगे स्टाइल के ऊपर और बैकग्राउंड हम इसका कर लेते हैं वाइट। वाइट कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर रेडियस हम इसको कर लेते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम कंप्लीट इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर बॉटम थोड़ा सा मेंशन है, तो हम इस इनर सेक्शन को यहाँ से पकड़ लेंगे और इसके बॉटम पैडिंग को हम कर लेते हैं 20। ठीक है, 20 करने के बाद इस तरीके से ये हमारी इमेजेस भी सेट हो गई है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, इनर सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ को हमें थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 450, 420, 430, आई थिंक 430 इनफ है। अच्छा, ये सब हो गया, सही है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं बैक जा रहा हूँ और जैसे ही मैं बैक जाऊँगा आप देख रहे हैं कि तमाम प्रोडक्ट्स डायनामिकली यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच इसमें आपको दिख सकता है, आप इसकी फिर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास सेक्शन था वो ये था, हमने इसकी डायनामिकली प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले यहाँ से इसको सेव किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, सेटिंग में आप आएंगे, सॉरी सेक्शन में, और लूप ग्रिड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लूप ग्रिड पर क्लिक करेंगे यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, आपने एडिट से नहीं जाना, तो क्योंकि अगर आप एडिट से जाएंगे तो आपके पास ये लूप ग्रिड की
कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होंगी। सही है। तो आपने यहाँ से फिर कॉलम्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, कितने आइटम्स आपने पर पेज दिखाने हैं, क्यूरीज आपको कैसे चलानी है, असेंडिंग चलानी है, डिसेंडिंग चलानी है। लेट सपोज मैं इसको असेंडिंग पर रख लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं असेंडिंग के ऊपर क्यूरीज कैसे चल रही हैं, सही है। डिसेंडिंग के ऊपर क्यूरीज कैसे चलेंगी। पेजिनेशन आपने दिखाना है, नहीं दिखाना, नंबर्स में दिखाना है, नेक्स्ट प्रीवियस में दिखाना है, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एलिमेंटर प्रो में डेवलप करने का मौका मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में एलिमेंटर प्रो की सब्सक्रिप्शन उन्होंने बाई की होती हैं 1000 वेबसाइट्स की। हम आपको यहाँ पर जो एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको हम अपनी क्लासेस में बता भी चुके हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है। हम अपने लेक्चर के मटेरियल सेक्शन में इसको प्लेस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनर पेज को डेवलप करना सीखेंगे। और इनर पेज को डेवलप करने के बाद जो है हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, क्लाइंट को हमने ये डिलीवर भी कर दिया है। यहाँ पर मैंने किसी किस्म की एनिमेशन प्लेस नहीं की। जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो एनिमेशन भी बटन्स को दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सही है, मेरा मकसद था मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप वर्डप्रेस के ऊपर कमांड हासिल कर सकेंगे। आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस अटेंड की, कम से कम ये नहीं सोचिएगा कि आपने सारी चीज़ें वर्डप्रेस की सीख ली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वर्डप्रेस में। इससे हटकर मैं आ जाता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आने के बाद मैंने F11 पर प्रेस किया और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी मैं सिलेक्शन पर जा रहा हूँ। ये एलिमेंटर विजेट कंटेनर है, ठीक है। और ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है, कि यूएल की प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे पास क्या है। अच्छा, इसकी अभी हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए और सिलेक्शन करने के बाद हम इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऐसी बनाएंगे कि ये बॉर्डर टू बॉर्डर लिंक हो जाए। तो जैसे मैंने F12 के ऊपर प्रेस किया, उसके बाद मैंने आइटम को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं जहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ वो उसे हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पर ये हाईलाइट करते हुए दिखा रहा है कि यूएल की क्लास है और आइकन लिस्ट आइटम्स जो है यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इसको यहाँ से पकड़ के ऐड अ न्यू क्लास किए, सही है, न्यू स्टाइल रूल किया। और स्टाइल रूल करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, सही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किया, ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि फ्लेक्स की मज़ीद और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आप यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन, सही है, उसके बाद क्या है, स्पेस अराउंड, सही है। तो इन दोनों में से मैं एक लगा लेता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज स्पेस बिटवीन, सही है। हमारे जो भी वो थे कस्टम टैग्स थे वो बिल्कुल उसी तरीके से शो हो गए जिस तरीके से हमने उसे मेंशन करना था। अब हमने क्या करना है, इंस्पेक्टेड स्टाइल शीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। और यहाँ से इसको कॉपी करके हम आ जाएंगे अपने डिज़ाइन में और यहाँ पर आ जाएंगे कस्टम टैब के ऊपर, सही है। कस्टमाइज़ पर हमने क्लिक किया और कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद एडिशनल CSS पर आएंगे। अभी तक आप देख रहे हैं मैंने किसी भी किस्म की कोई CSS इसमें ऐड नहीं की थी, लेकिन जस्ट ये ऐड की है। मज़ीद इसको अगर आपने
थोड़ा सा मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिज़ाइन को दिखाना है तो आप इसको एक क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो ये स्टाइलिंग दे रहे हैं, अब आइकन लिस्ट तो इस डिज़ाइन में आप देखें कहीं और अगर यूज़ हो रहा है तो आपने इसको एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करनी है, और अगर आइकन लिस्ट कहीं और यूज़ नहीं हो रहा तो आपने इसको कस्टम क्लास प्रोवाइड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ से इसको एडिट करूँ, कस्टम क्लास मैंने कैसे देनी है इसको, यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, सही एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लास दे दूँगा आइकन सी, आइकन कस्टम, सही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर लूँगा डॉट आइकन सी, सही है, और इसको अपडेट कर दो। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, सही है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट के स्टाइल हैं, सही है, उसके ऊपर ये सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि मैंने इसको एक क्लास दे दी है, सही है। ये पेरेंट क्लास हो गई और बाकी ये चाइल्ड क्लासेस हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी हमारे दूसरे, अगर आइकन लिस्ट हम कहीं और पर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ये यूज्ड हो सकता है। इस डिज़ाइन में अगर हम देखें तो मेन्यू के अंदर भी यूज़ हो सकता है। अगर हम वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू नहीं बना रहे तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये आइकन लिस्ट है फूटर के अंदर। तो अगर ये फूटर के अंदर भी जो है ना हम आइकन लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि सिंपली हमने इसको एक क्लास प्रोवाइड कर दी ताकि ये बाकी अगर हम कहीं और वेबसाइट पर आइकन लिस्ट को एडिट करें तो वो उसे अफेक्ट नहीं करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप हो गए। मैं लेक्चर को देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है, सही है। मज़ीद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।